टुडे वी आर गोइंग टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। इसके बेसिस पर आज हम कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, दो प्लस चार्ज है, प्लस और प्लस Q1 और Q2, ये दोनों प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और एक प्लस और एक माइनस, बेटा ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि दो आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है बेटा, इसी को अपन इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है ना। अब वैद्युत बल दो प्रकार का हो गया, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण, ठीक है ना। वैद्युत बल, अब देखिए दो आवेश कितने बल से प्रतिकर्षित करें या कितने बल से आकर्षित करें, उस बल का परिमाण क्या होगा ये पता करने के लिए एक वैज्ञानिक है कूलम्ब। इसने यहाँ एक नियम दिया है जिसको हम कूलम्ब्स लॉ को नाम से जानते हैं। ध्यान देना, सन 1785 में फ्रांस के भौतिकविद जॉर्ज आर्नस्टन डे कूलम्ब, बेटा ये कूलम्ब का पूरा नाम है, ठीक है, लेकिन इसको हम केवल कूलम्ब के नाम से ही जानते हैं, इसका सरनेम। अब इसने कहा कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य वैद्युत बल अगर हमको ज्ञात करना है तो हमें एक नियम स्टडी करना पड़ेगा। वही नियम अपन का कूलम्ब के नियम के नाम से जाना जाएगा। बेटा इधर स्टेटमेंट पर आए और स्टेटमेंट को ध्यान दें। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कूलम्ब के नियम का, ये स्टेटमेंट सेम उस तरीके से है जैसे क्लास 11 में अपन गुरुत्वाकर्षण बल का नियम पढ़ते थे। वो नियम कहता था कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम उसी बेस पर ये अपन का एक नियम है। देखना किन्हीं दो स्थिर एवं बिंदुवत, तो देखिए अपन ने दो स्थिर और बिंदुवत आवेश मान लिए, पहला और दूसरा। बिंदुवत यानी कि पॉइंट साइज के दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक Q2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये Q1 और Q2 पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल, और वो बल कहाँ लगेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, इस लाइन पर लगेगा। या तो ये बल आकर्षी होगा या फिर ये बल प्रतिकर्षी होगा, ठीक है। और अपन ने सपोज कर लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो अपन को मुख्य बात क्या ध्यान में रखनी है, ये Q1 और Q2 जो दो आवेश हैं ये दोनों ही आवेश स्थिर हैं एवं बिंदुवत हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे ध्यान देते हैं कि किन्हीं दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स के लिए अपन ने क्या अक्षर लिख दिया बेटा F, ठीक है। उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, अब देखिए दो आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2, तो Q1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और Q2 ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इन दोनों आवेशों के परिमाण के लिए अपन ने इनका मॉड्यूलस ले लिया, परिमाणों के गुणनफल इंटू ले लिया, गुणनफल के समानुपाती का छह लगा दिया, तथा यही फोर्स F उनके बीच की दूरी, तो बेटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली अपन ने r, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती का चिन्ह लगा के 1 में r² लिख दिया, इसका अर्थ हो गया व्युत्क्रमानुपाती, अपॉन में लिखा हुआ, अन्यथा आपका समानुपाती है। अब देखिए आपकी दो कंडीशन हो गई, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है ना बेटा।
अब आप यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट कहे हैं इसने। अब जैसे न्यूटन का नियम क्या कहता था, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे द्रव्यमानों के स्थान पर आवेश शब्द आ रहा है। अब देखिए ये दो स्थितियां बन चुकी हैं। आगे अपन ने लिखा स्थिति ए व स्थिति 2 से दोनों स्थितियों को इकट्ठा करें तो देखिए इस साइड में लिखा हुआ है बेटा F समानुपाती, देखिए Q1 और Q2 यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह है बेटा। जब इनका मॉड्यूलस लिया जाएगा तो मॉड्यूलस में चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ से चिन्ह गायब हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन पे आएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में लिखा हुआ है बेटा R², ठीक है ना। अब बेटा ये है कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो बराबर में एक कांस्टेंट लेना होगा, तो वो अपन ने ले लिया K। तो बेटा यहाँ हो जाएगा F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ठीक है ना बेटा। इसको अपन कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपन को तैयार हो गया होगा। हाँ बेटा अब देखिए कूलॉम के नियम में अपने स्टडी किया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ जो K लिया गया है वो क्या है, ठीक है। देखिए K किसके स्थान पर आया, समानुपाती का चिन्ह आया तब K आया। इसका अर्थ हुआ K एक समानुपाती नियतांक है। K क्या है बेटा, एक समानुपाती नियतांक, ठीक है। अब हम K के बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए इसका जो SI पद्धति में मात्रक होता है और इसका मान होता है उसको हमें यहाँ सीखना। तो SI पद्धति में अगर हम बात करें K का जो मान है उसको बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अधिकांश स्टूडेंट इसको E0 बोलते हैं, वो गलत है बेटा, इसको बोलना एप्सिलॉन नॉट। और बेटा इसका जो मान है वो है 9 × 10⁹, ठीक है ना। अब बात आती है सर K का मान तो आ गया, अब इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक देखने के लिए आप यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े, क्लियर। अगर हम F के अपॉन में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, K Q1 Q2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, K Q1 Q2 बराबर में लिखा हुआ है F R²। अब K बराबर F R² अपॉन में है बेटा Q1 Q2। तो ये स्पेशली अपन ने K का फॉर्मूला तैयार कर लिया न्यूटन के नियम से। अब हम यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए K का जो मान है वो 9 × 10⁹। ये तो एक समानुपाती नियतांक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे F क्या है, बल। अब बल का मात्रक लगा दिया अपन ने न्यूटन। R क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। मीटर का लगा दिया अपन ने स्क्वायर बटे Q1 क्या है, आवेश। Q2 क्या है, आवेश। तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलॉम। तो इस आवेश का कूलॉम, इस आवेश का कूलॉम, यानी कि कूलॉम स्क्वायर। तो बेटा यहां पर ये रहा K का SI पद्धति में मान और मात्रक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं K की विमा क्या होगी। सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान, मात्रक और विमा लिखिए। तो अब देखिए विमा इसकी कैसे निकालें। ध्यान देना बड़ा ही आसान है, 11th क्लास में अपन ने विमा सीखा हुआ है।
देखिए एफ बल के बेमा लगा दिया एम एल टी माइनस 2, ठीक है ना बेटा, गुण आर क्या है बेटा, दूरी, और दूरी एक प्रकार की लंबाई है तो बेमा लग गया एल, इसकी घात 2 ले लिया अपॉन, थोड़ा ध्यान देना, आपने सीखा क्यू आवेश की बेमा होती है ए टी, क्यों होती है बेटा, क्योंकि आई बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन टी, ठीक है ना, तो क्यू बराबर क्या आया आई टी, आई का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, तो अपन ने ले लिया आवेश की बेमा ए टी, बट आवेश 2 जगह लिखा हुआ है तो ए की घात 2 टी की घात 2, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, आपके पास के की बेमा आ जाएगी, तो बेमा क्या आएगी देख लेते हैं, एम एल के 2 घात और 1 घात मिला करके हुआ 3 घात टी, देखिए नीचे है 2 घात, जब ये 2 घात ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी, -2 पहले से लिखा हुआ है तो माइनस का 4, 1 की घात 2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 की घात हो जाएगी माइनस का 2, ठीक है। तो अब हमारे पास के की बेमा क्या आती है, एम एल 3 टी माइनस 4 ए माइनस 2। अब बेटा के बात करने के पश्चात अब हम बात करते हैं ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ये लिखा हुआ है ना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, इसके उच्चारण पर थोड़ा सा ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बेटा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, इसको देखिए ये नॉट लगा हुआ है, ये तो निर्वात के लिए है, तो इसको बोलते हैं निर्वात की, एप्सिलॉन को बोलते हैं वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान देना, ये एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, अगर यहाँ नॉट नहीं लगा हो तो वो है माध्यम की वैद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। अब इसके मात्रक की बात कर रहे हैं तो देखिए 1 में एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, यानी कि इस पूरी संख्या का मात्रक ये है, और 1 के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो, क्योंकि पाई का कोई मात्रक नहीं है, 4 का कोई मात्रक नहीं है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है मात्रक का उल्टा करना होगा। तो इस मात्रक का उल्टा करना है तो यहाँ पे आएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इसको बोला जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका ये मान काफी जगह आपका फिजिक्स में यूज हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आपने यूज किया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करें एप्सिलॉन नॉट के मान का निर्धारण। सर ये एप्सिलॉन नॉट का मान आपने जो बताया क्या था, 8.85 इंटू 10⁻⁻²। सर ये कैसे है, ध्यान देना, अभी हमने आपको के को ऐसा ही रूप में क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या बताया 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। तो बेटा हम यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करें, क्लियर है। तो ध्यान देना 1/4 पाई का वैल्यू आप जानते होंगे 3.14, क्लियर, साथ में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट बराबर में है 9 इंटू 10⁻⁹, क्लियर। अब आप एक कार्य करें सर, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर ट्रांसफर करना है और यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसको यहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा जाए, 1/, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, हाँ 4 4 16, 6 हाँ से 1 ले लिया, 4 और 1 5 पॉइंट 12.56, 4 का इससे गुणा कर दिया अपन ने, इस संख्या को यहाँ मिला लिया
तो 9 इंटू 10⁻⁹ बराबर ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुंच जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है, बड़े ध्यान से समझें इसको। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के घात 9 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 1/9 6 54 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50 हासिल 5, 9 2 18 5 23 हासिल 2, 9 और 2 11। अच्छा गुणा 10 के घात 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब आप एक कार्य करिए, एक में 113.04 से भाग नहीं जाएगा, इससे 3 जीरो उधार ले लें तो यहां हो जाएगा 1000। अब 10 की घात पहले से हुआ करती थी -9, 3 जीरो उधार देने के बाद माइनस के बाद बटे में है 113.04 बराबर एप्सिलॉन नॉट। इस संख्या का इसमें भाग लगाएंगे तो अपन का एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ आएगा बेटा 113.04 का 1000 में भाग लगाने पर 8.8 बेटा 10 के घात -12 यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर। अब एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, यहाँ पर के का मान मात्रक और विमा हो गया। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछ ली जाए, क्या पूछा जाए, एप्सिलॉन नॉट के विमा, तो थोड़ा सा ध्यान देना एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, तो थोड़ा सा कवर करना इधर कि बेटा जो के का मात्रक था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, वो मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। ये मात्रक किसका है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा केवल एप्सिलॉन नॉट का मात्रक में अपने इसका उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया तो बेटा मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब बेटा इसका मात्रक उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है इसकी विमा भी उल्टी होगी। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की विमा आप क्या लिखोगे, देखिए m की घात 1 है तो इसको कर देंगे -1, उल्टा हो गया। n की घात 3 है तो इसको कर देंगे -3, t की घात -4 है तो इसको कर देंगे +4, a की घात -2 है तो a की घात कर देंगे +2। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान, तो मान क्या है 8.85 10⁻⁻12, ये मात्रक और ये विमा, ठीक है ना बेटा। अब हम कूलम नियम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ स्टडी कर लें। देखिए ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे पहले जो हमने कूलम का नियम पढ़ा था उसका स्टार्टिंग किस तरीके से था। कूलम का नियम सदैव 2 स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य ही लागू होता है। स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है, तो इसको ध्यान रखना। अगर आवेश स्थिर हैं और बिंदुवत हैं तभी कूलम का नियम F बराबर K Q1 Q2/r² लागू होगा। अगर आवेश गतिशील हुए या बहुत ही बड़े आकार के हुए तो ऐसे स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा, क्लियर। सेकंड पॉइंट, कूलम का नियम कहता था कि वैद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि कूलम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है।
क्यों? क्योंकि जो वैद्युत बल F है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में चल रहा है तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा होगा। अब ध्यान देना, जैसे हमने कहा कि दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है बेटा R, ठीक है ना। अगर ये दूरी बढ़ेगी, अगर R के मान में वृद्धि होगी तो बल के मान में जाहिर सी बात है बेटा कमी होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सपोज कर लिया ये जो y अक्ष है वो बल F को बता रहा है और जो x अक्ष है वो दूरी R को बता रहा है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि दूरी का मान बढ़ेगा तो बल का मान कम होगा। इसका मतलब है इसका ग्राफ इस तरीके से चलेगा। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे हमने कहा कि दो आवेशों के मध्य R दूरी है, ऐसी कंडीशन में इन पर बल लग रहा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब हमने कहा कि इनके मध्य के दूरी को कर दिया जाए 2 गुना। दूरी कितनी कर दी जाए? 2 गुना। तो अब बल क्या हो जाएगा? तो देखिए K Q1 Q2 ये तो अपन का कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए K का मान फिक्स होता है 9 गुणा 10 की घात 9। आवेशों को तो बदला नहीं है, केवल दूरी बदली है। तो F डैश क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन दूरी को दुगना करें, पहले R थी अब 2 गुना करके हो गया 2R, इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखा K Q1 Q2 अपॉन 2 का वर्ग 4R²। अब K Q1 Q2 अपॉन R² क्या है बेटा? F। तो F डैश बराबर हो गया बेटा F अपॉन 4। अगर दूरी को 2 गुना करेंगे, दूरी को कितना करेंगे? 2 गुना, तो 2 का वर्ग हो गया 4, यानी कि बल हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। अगर हमने कहा कि दूरी को आधा करना, अब दूरी जब आधा होगी R/2 तो इस 2 का वर्ग 4 होगा, घूम के ऊपर जाएगा, यानी कि बल हो जाएगा 4। तो ये रहे कूलॉम के नियम की 2 महत्वपूर्ण तथ्य। आगे ध्यान देना, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य में आप इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए 2 आवेश थे, एक था Q1 और एक था Q2, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते थे और इन दोनों के बीच की दूरी थी बेटा R, ठीक है ना। अब देखिए, या तो ये दोनों बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो जो भी वैद्युत बल है, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो वैद्युत बल कहाँ लगता है बेटा? सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, या तो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर, सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश कार्य करता है। मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, अनुदेश का अर्थ है उसी दिशा में कार्यरत होता है, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट लेते हैं। जैसे 2 आवेश हैं, एक है बेटा Q1 और दूसरा बिंदुवत आवेश है Q2। अब देखिए, अगर हमने कह दिया सर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और इनके बीच की दूरी है R, तो देखिए Q1 Q2 चार्ज को इधर की ओर बल लगा के धकेलेगा, यानी कि Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगा रहा है F, ठीक है ना। अब बल कौन से आवेश पर लग रहा है? दूसरे पर। किसके द्वारा लग रहा है बेटा? पहले के द्वारा। तो अपन ने बल लिख दिया F21।
अब देखिए जैसे Q1 आवेश Q2 को इधर धकेल के प्रतिकर्षित कर रहा है, वैसे ही ये Q2 प्लस आवेश Q1 प्लस आवेश को उधर धकेल करके प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इधर भी बल लग रहा है F, लेकिन कौन से आवेश पर बल लग रहा है? ये F, पहले वाले पर। अच्छा, लगाया किसके द्वारा जा रहा है? दूसरे आवेश के द्वारा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल बराबर हैं। जितना बल F12 है उतना ही बल F21 है। अब बल सदिश राशि है तो वेक्टर लगा लिया। ये दोनों बल हैं बराबर, जितना ये फोर्स है उतना ही फोर्स ये, बट इन दोनों की दिशा विपरीत है। अब दिशा विपरीत है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव दिया। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है ना बेटा? अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना, अपन ने कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य में 3-4 पॉइंट स्टडी करे हैं, और भी पॉइंट अपन यहां पर स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, अगला 5वां पॉइंट ध्यान देना। हाँ बेटा, कूलाम का नियम है, तो कूलाम का नियम किसके ऊपर है बेटा? वैद्युत बल के ऊपर। ठीक है ना? तो वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। कैसा बल है बेटा? एक संरक्षी बल, यानी कि ये संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर आपने 11 में पढ़ा होगा, बल दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी और एक असंरक्षी। ठीक है ना? तो ये एक संरक्षी बल है। इसके बाद अगला पॉइंट अपन कैसे लेना है? देखिए, कूलाम के नियम में जो वैद्युत बल का फॉर्मूला है वो क्या है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना बेटा? ये K क्या होता है आप जानते हो? 1/4πε0। तो F बराबर K के स्थान पर लगा दिया 1/4πε0। ठीक है ना? आगे लिखा Q1 इंटू Q2 अपॉन में लिख दिया R²। तो ये कूलाम बल का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ε0 में ये जो नॉट आ रहा है ये किसको बता रहा है बेटा? निर्वात को। किसको बता रहा है? निर्वात को। ठीक है ना? यानी कि एप्सिलॉन के साथ में यदि नॉट है तो उसको बोला जाएगा निर्वात के वैद्युतशीलता। ठीक है ना? अगर हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट न लिखकर ऐसे लिख दें, F बराबर 1/4π, और एप्सिलॉन से नॉट हटा दो, केवल एप्सिलॉन रहने दो। ठीक है ना? आगे लिखा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है ना? अब देखिए, यहां जो नॉट था वो किसको बता रहा था? निर्वात को। अब मैंने नॉट हटा दिया तो निर्वात की जगह आ गया माध्यम, तो ये हो गई माध्यम के वैद्युतशीलता। माध्यम के वैद्युतशीलता, सीधी सी बात है। इसका अर्थ है इस बल का जो मान है वो इस माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि अपन इस तरीके से कह सकते हैं, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। अब माध्यम पर निर्भर कर रहा है किस तरीके से, वो थोड़ा सा ध्यान देना। सही? हाँ बेटा, अब देखिए, जैसे हमने कहा कि दो आवेश है Q1 और Q2। ठीक है ना? इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है, तो इनके मध्य कोई ना कोई बल F लगेगा। ठीक? अगर हमने कहा कि दो
अब इनके मध्य कोई माध्यम है, ठीक है ना, पहले निर्वात था, अब कोई माध्यम है तो बल लगेगा F डैश। कहने का अर्थ है कि निर्वात होगा तो बल F, माध्यम होगा तो बल F डैश। अगर माध्यम चेंज होगा तो इनके बीच बल वेग चेंज हो जाएगा। सपोज किया दो आवेश है, दो आवेशों के मध्य कुछ भी नहीं है, निर्वात है तो कुछ और बल है, उनके मध्य अपन ने मोम रख दिया, ठीक है, तो बल कुछ और आएगा। ना तो आवेश बदलिए ना दूरी बदलिए, ठीक है ना, केवल बीच में मोम रखिए तो बल कुछ और आएगा। अगर उनके मध्य धातु रख दी जाए तो बल कुछ और आएगा, उनके मध्य कैरोसिन रख दिया जाए ऑयल तो बल कुछ और आएगा। इसका मतलब है जो कूलाम का नियम है उसमें वैद्युत बल सदैव माध्यम पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना बेटा। चलिए हाँ बेटा, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कूलाम के नियम के बेस पर, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है कि दो आवेश हैं, दोनों प्लस के हैं, और एक है 3 10⁻⁻⁶ कूलम, 2 10⁻⁻⁶ कूलम। या फिर परीक्षा में ऐसे आ सकता है प्लस का 3 माइक्रो कूलम, प्लस का 2 माइक्रो कूलम। तो बेटा जो माइक्रो है उस माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि दो आवेश है 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी हुई है, यानी कि दोनों आवेश दे रखे Q1 और एक Q2 और बीच की दूरी दे रखी है बेटा R। आपसे वैद्युत बल कैलकुलेट करवाया है, सिंपल है। कूलाम के नियम का फॉर्मूला है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R²। केवल वैल्यू पुट अप कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। F बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ इंटू Q1 पहला आवेश 3 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा Q2 दूसरा आवेश 2 गुणा 10⁻⁻⁶। अच्छा यहाँ सावधानी क्या रखनी है, देखो अभी तो इन दोनों में प्लस दे रखा है, ऐसा भी हो सकता है एक प्लस हो एक माइनस हो, तो अपन को यहाँ चिन्ह नहीं लेने। क्यों? क्योंकि कूलाम के नियम में जो आवेश थे उन आवेशों का परिमाण शब्द यूज हुआ है, ठीक है ना। तो परिमाण के अकॉर्डिंग अपन को चिन्हों का इसमें यूज नहीं करना। अच्छा दूरी 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻², इसका हो रहा है बेटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दो और आंसर निकाल दो। 9 3 27, 27 का गुणा 2 से कर दिया 54 गुणा 10 के घातों को देखिए -6 माइनस का 12 और प्लस का 9 यानी कि माइनस का 3 बटे में आइए 3 का वर्ग हो गया 9, तो 30 का वर्ग क्या होगा 900। 10 के घात -2 का वर्ग किया 10 के घात -4, तो देखिए 54 गुणा 10 के घात -3 बटे 900 को लिखा 9, तो 10 के घात कितनी बनेगी बेटा 2 और 10 के घात -4, तो -4 और +2 10 के घात हो गया -2। 9 का भाग 54 में कितने बार जाएगा 9 6 गुणा 10 के घात -2 ऊपर जाएगा बेटा प्लस का 2 हो जाएगा, पहले से -3 लिखा हुआ है तो 10 की घात बचेगी -1। 10 के घात -1 का मतलब है 6/10 यानी कि 0.6।